तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे हैं अनबीटन गॉसिप। आज हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब देखो यार, जीवन में मैनेजमेंट जो है वो हर आदमी बनाता है। अब कहने को देखा जाए तो कुछ लोग जो होते हैं वो टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोग कपड़ों की रैक में एकदम तहा तहा के कपड़े रखते हैं, मंडे ये ट्यूसडे ये, लेकिन चलता वही सब सेम है। इसी तरीके से अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो मैनेजमेंट वहां भी बनाए जाते हैं और हर दिन एम्प्लॉय सोचता है उन्हें कैसे तोड़े। ठीक है, ये तो हुई हमारी अलग तरह की बात। लेकिन अब अगर हम लोग सब्जेक्ट फोकस पे बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस आई, कंपनियां आई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, आज से नहीं बहुत पहले से। शुरुआत के समय पे वस्तु विनिमय होता था। अगर आपके पास है लहसुन और दूसरे के पास है प्याज, तो अगर उसको लहसुन की जरूरत है तो वो आपको प्याज देके लहसुन को ले लेगा, लेकिन वो उसी कंडीशन में होगा जब लहसुन वाले को प्याज की जरूरत होगी। तो ये भी एक मैनेजमेंट था। इसमें भी कई तरीके से इवोल्यूशन आया। इसी सेम तरीके से जो हमारी इंडस्ट्रीज होती थी कई सारी, उनमें भी इवोल्यूशन आया। उनमें भी जो मैनेजमेंट था, एक तरीके से जो वर्कर एम्प्लॉय कर रहे थे, एक तरह से जो डीलिंग्स हो रही थी, एक तरीके से जो चीजों का आदान प्रदान, उनको बेचना खरीदना, या जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चल रहा था, अपने एम्प्लॉयज को चलाना, अपनी कंपनी को चलाना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, वो पास्ट से प्रेजेंट में कितना बदला है उसके बारे में हम लोग कहीं ना कहीं जानेंगे। ठीक है, तो इवोल्यूशन और ग्रोथ जो होती है वो हम कई सारी इराज में देख सकते हैं। पहला तो पास्ट में कहीं ना कहीं हुई होंगी, उन गलतियों सीख के प्रेजेंट में आई होंगी। तो प्रेजेंट जो है वो हमेशा हमारा इवॉल्विंग होता है। मतलब अगर आज हम यहां पे बैठे हैं तो इन केस में ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं ये सोचूंगा कि इसको और कितने अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंट कर पाऊं या इसमें और कितना ज्यादा अच्छा ला सकूं। जैसे कि अभी मेरा हो सकता है जो वीडियो है, मेरा फेस जो है वो हल्का सा ब्लडिशनेस हो या उतना ब्राइटनेस ना हो, मैं चाहूंगा इसको और ब्राइट कर सकूं। इसी तरीके से कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ये सोचेगी अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट में ये सेलिंग है या फिर मेरा जो वर्किंग स्टाइल है वो इस कंडीशन पे है, तो उसे मैं आगे कैसे इनहेंस करूं, मैं अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे इनहेंस करूं। तो प्रेजेंट तो हमेशा हमारा इवॉल्विंग होता है और जो हम लोग कर रहे होते हैं वही हमारा एक्सपेंडिंग फ्यूचर होता है कि हम किस तरीके से उसको बढ़ाएं। तो जो ये मेनली स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1910 के टाइम पे। 1910 के पहले भी थे मैनेजमेंट, उनकी प्रैक्टिसेस अलग तरह की थी, लेकिन जो बेसिक चेंजमेंट थे वो उस टाइम पे चलते थे, मैनेजमेंट की संभालना मालना। लेकिन जो मेन चीजें आई वो आई 1910 से। तो अब अगर हम उसकी बात करें तो 1910 से 1940 तक जो था वो मैनेजमेंट एज अ साइंस था। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस, जैसा कि बताया मैंने, डेवलप हुआ था अर्ली 20 सेंचुरी में, बस स्टार्ट हो पाई थी। इसका मेन फोकस था प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना। हम कैसे स्टैंडर्डाइजेशन लाएं, मतलब कि एक तरीके से, मेरा वीडियो गायब हो गया होगा, कोई बात नहीं है, ये सॉफ्टवेयर एरर है। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे लाएं, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर कैसे करें। हमारे पास कई हायरार्की में लोग काम कर रहे हैं, टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में, लोअर लेवल में। किस तरीके से हम उनको बाइफरगेट करें और उनसे काम कराएं, ये इस ईरा में कहीं ना कहीं हुआ था। सेंट्रलाइजेशन कैसे करें और हायरार्की वाइज लोगों को कैसे बांटे कि वो काम करें। एक तरीके से टॉप डाउन मैनेजमेंट आ गया था और उनका एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल था अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर। फिर आते हैं हम 1950 से 1960 में, जो कि हमारी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन थी। इस टाइम पे कई सारी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं टाइम के साथ बढ़ रही थी। ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टेब्लिश होना शुरू कर दिया था। एक तरीके से उनके अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था। उस टाइम पे नीड पड़ी थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, सॉरी मूवमेंट की, कि हमें लोगों को हायर करना है, उनको सही तरीके से सिखाना है, उनको सही तरीके से अलग अलग टास्क पे लगाना है। हमें ह्यूमन फैक्टर्स को भी समझना है कि हम कैसे प्रोडक्शन करें और कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। ठीक है, किस तरीके से हम गोल सेट करें जिन्हें हमें अचीव करना है, कैसे परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, और वैसे ही वैसे हमारी जॉब डिस्क्रिप्शंस, अलग अलग फील्ड्स में जॉब्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आना शुरू हो गए। ये हमारे पास्ट में हुआ था। 1970s के टाइम पे आई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसका फोकस था रिसोर्स एलोकेशन पे। इस टाइम पे हमारी ग्रोथ शेयर मैट्रिसेस,
हमारी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, उनकी एक अलग टीम आना शुरू हो गई थी। कई साल से हम जो ऑर्गेनाइजेशन में चीजें सीखते आ रहे थे, उनको हम लोग ने अप्लाई करना शुरू कर दिया था। सबसे मेन चीज जो है वो है रिसोर्स एलोकेशन। मतलब आपके पास रिसोर्स का होना तो एक अलग चीज है, पर उसका सही इस्तेमाल सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से आपके पास बुक्स होना एकदम वेल एंड राइट है, और उस बुक से पढ़ना कैसे है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। आपके पास कई सारी चीजें हैं, आपके पास कई सारे बेकार आयरन रॉड्स रखी हैं, अगर आपने उनकी एक टेबल बना दी, दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स एलोकेशन आपके होम पेज टाइम। इसी तरीके से आप कंपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से रिसोर्सेस को एलोकेट करे। ठीक है, कई साल की बेस्ट प्रैक्टिस के साथ आया वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन। ठीक है, जिसने कई सारी थ्योरीज को भी दिया। 90s 80s के टाइम पे आया कंपटीटिव एडवांटेजेस। जो बिजनेस था वो ग्रो होने लगा कंपटीशन में। अब देखिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस आने लगी, सब लोग क्या करने लगे, कनेक्टेड थे और कंपटीशन थे। जो काम एक आदमी कर रहा है वो दूसरा भी करने लगा। ठीक है, अब प्रायोरिटी ये बन गई थी ऑर्गेनाइजेशंस की कि वो अपने आप को ग्रो करें, अपनी चीज को बेस्ट तरीके से दें, जिससे कि पर्सन जो है उसे बाय करे। और यहां पे सबसे बड़ी चीज जो आती है इस फेज में वो ये होती है ब्रांड बिल्डिंग। अगर आपने एक ब्रांड को बिल्ड कर दिया है तो वो चलेगा चलेगा। इसमें टूल्स आए थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब कि अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी का ध्यान रखो, जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका यूजर है, वो उससे खुश रहे। सिक्स सिग्मा रूल आया था और कई सारे मेजर प्रोसेसर आए थे जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। अब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने से आप तीन चार चीजों को ले सकते हैं। एक तो रिसोर्स जो आपके पास है उनका सही यूटिलाइजेशन हो, कम कॉस्टिंग में आप ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और उस प्रोडक्ट पे अच्छा मार्जिन मिले और यूजर को भी वो चीज रीजनेबल प्राइस पे लगे। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, डेटा कलेक्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई थी, कई सारा अगर कंपटीशन आ गया था, तो कहीं ना कहीं हमसे जो भी यूजर जुड़े हैं उनका डेटा हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम उनसे टाइम टू टाइम रीच कर सकें, उनको बता सके कि हम और क्या इनोवेशन लाए हैं, और हम ये ट्रैक कर सके कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। गोल को सेट करें, पीपल्स को मैनेज करें, और कंट्रोल किया जाता था ये सब कहीं ना कहीं टॉप लेवल के द्वारा। ठीक है, कि हमें किस गोल को अचीव करना है, कैसे लोगों को मेंटेन करना है, कैसे हर चीज को कंट्रोल करना है, ये कहीं ना कहीं टॉप लेवल हायरार्की जो है वो मेंटेन करती थी। अब इसके बाद में आया 1990 में प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। इसमें बेंचमार्किंग एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पॉपुलर हुई। अब बिजनेस स्टाइल जो है वो कई हमारे पुराने होने लगे थे, लोग उनसे बहुत यूज्ड टू हो गए थे, उन्हें बहुत सी चीजें नॉर्मल लगने लगी थी। तो यहाँ पे जरूरत थी री इंजीनियरिंग की, मतलब हम नए तरीके से किसी चीज को पेश करें। जैसे कि इसका मैं अगर आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हैं टीवी एडवर्टीजमेंट। हर साल अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात करूं तो नए नए तरीके के एडवर्टीजमेंट आते हैं। कोई एक फिल्म स्टार या कोई एक बहुत पॉपुलर आदमी 15 से 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक के लिए कहीं ना कहीं से छलांग लगा देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उसको देख कहते हैं वाह क्या चीज है, अगर उस चीज को देखते हो दिमाग में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आप री इंजीनियरिंग करें, अपनी चीजों को इस तरीके से नया बनाए जिससे कि लोगों को उसमें हर बार नयापन लगे। यार इस बार देखते हैं इस बार क्या अलग होगा, इस बार देखते हैं इस बार क्या अलग होगा। पर सही बताऊं अलग ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ दैट टाइम री इंजीनियरिंग करने लगे लोग। ठीक है, वही हमारा टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा और ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी। क्वालिटी मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा फोकस था। ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत वाइड अप्रोच ली, उन्होंने अपनी चीजों को फैलाने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं हम लोग अदर कंट्रीज से भी कांटेक्ट में आने लगे थे और ऑर्गेनाइजेशंस वहां भी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही थी, पहले से भी फैलने लगी थी। अब हम एक स्ट्रेटेजी मैप बनाते थे, उसके हिसाब से काम करते थे, और हमारा क्या स्कोर कार्ड होगा, हमने क्या इतना स्कोर किया। मान लीजिए आपका कोई टारगेट था, आप 10 में से अपने आप को मार्क्स देना चाहते हैं, अगर आपने उसे अचीव कर लिए कई गोल्स, तो आपने 8 अचीव कर लिए, तो 8 आउट ऑफ 10 आपने इतना अचीव कर लिया। अब आपको इससे और ज्यादा अच्छा करना है। फिर हमारा आया 2000 का टाइम, जिस टाइम पे हम बिग डेटा बोल सकते हैं। इस टाइम पे जो कंपनीज थी, कंसल्टेंसी इंडस्ट्रीज थी। कंसल्टेंसी इंडस्ट्रीज एक तरीके से और भी एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी जो कि सर्विस प्रोवाइडर होती थी। उनका बिजनेस ही ये होता था कि वो सर्विस प्रोवाइड कराती थी। अब बिग डेटा के अंदर काम करने लगे थे, डेटा कलेक्ट बहुत ज्यादा करते थे, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आ गई थी। इस समय पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल भी हो रहा था डेटा को कलेक्ट करने के लिए।
आईटी डिपार्टमेंट्स, आईटी टीम्स बनना शुरू हो गई थी। डेटा को हम लोग मैनुअली की जगह कंप्यूटर फॉर्म में भी रख सकते थे। इनका मेन फोकस था कि अब हमें ग्रोथ करनी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वैल्यू क्रिएशन करना है, मार्केट को एक्सपेंड करना है और ज्यादा लोगों तक फैलना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेस्ट यूज था कि अब आप लोगों तक जा सकते थे, उनसे कांटेक्ट कर सकते थे किसी भी चीज पे, चाहे वो फोन कॉल्स हो या नॉर्मल टेलीग्राम्स हो या फैक्स हो, इन सब चीजों के थ्रू आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते थे किसी ना किसी तरीके से। तो टेक्नोलॉजी का आपको सही इस्तेमाल करना था। और अगर अब हम आखिरी में बात करें तो 2013, जबकि ग्लोबलाइजेशन आ गया था, टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस लेवल पे आ चुकी थी और कई सारे ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस भी आ गए थे, क्योंकि अब कोई भी किसी से कम नहीं था। लोगों के अंदर जागरूकता भी ज्यादा आ गई थी, वो हर चीज समझ सकते थे। ऑर्गेनाइजेशंस को इस समय बहुत स्मार्ट मूव लेना था। कई सारी बिग कंपनीज थी इस समय, गूगल, ड्रिंक कंपनीज, एपोस जैसी। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये हो गया था कि कई सारी जो कंपनी थी, कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो अभी भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को इस्तेमाल कर रही थी। इसका मतलब ये था कि हो सकता है जिस कंपनी के पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छी है उसकी, वो अच्छा प्रोडक्ट दे रही है, बट ड्यू टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट दे आर अनेबल टू ग्रो। But instead of that, there is a company which have a higher level technology, can achieve the goals and don't have that much effective product। ठीक है, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये कहती है कि इस टाइम पे कई सारे पीपल एनएफपी हो चुके थे, जिनकी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो भी एनएफपी होंगे। कई सारे जो है कंपनी वो अनेबल हो गई थी फुलफिल करना अपने डिमांड्स को, कंज्यूमर की डिमांड्स को, लोगों की डिमांड्स को, और कई सारे लोग को उस समय पे जॉब भी स्विच करनी पड़ रही थी। एडवांस टेक्नोलॉजी अब जब आई थी तो उसको कई सारे लोगों की भी जरूरत नहीं थी। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मानूं तो मैंने ये पॉइंट लिखा है कि कई सारी लॉस्ट ऑफ जॉब भी हुआ था, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई, लोगों की काम कम हुई। जो काम 100 लोग करते थे, अब उनके लिए 20 लोग की जरूरत है, तो वाई दे विल हायर 100 पीपुल्स। सो इस वजह से कई सारी नौकरियां भी गई। लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में बहुत बदलाव आया, जो हमने देखे 1910 के पहले की बात तो अलग ही थी। 1910 से लेके जो हमारे आए 2013 तक, और इस समय 2022 चल रहा है, कई सारी चीजें आई, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब तो क्या बोलते हैं, मोबाइल एप्स का जमाना आ गया है। अब कंपनी उससे कांटेक्ट करती हैं, आपको हर चीज ऐप से मिल जाती है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट ये अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल अनबीटन लर्निंग, और समझ तो आ ही गया आपको, क्यों सर एंड मैम? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मैं आप ही से कह रहा हूं मैडम और सर जी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।